गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 विद्युत परिपथ। इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ा अच्छे से करेंगे। आज वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। देखो, इसमें विद्युत परिपथ में कुछ शब्दावलियां होती है, कुछ शब्द आते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका इस तरीके से आपका कोई परिपथ मान लेते हैं, तो देखो यहाँ पे 3 शाखाएं हैं। तो 3 शाखाएं जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, 3 या 3 से अधिक शाखाएं, 3 या 3 से अधिक शाखाएं जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? संधि बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संधि बिंदु। ठीक है। और जिन दो बिंदुओं के मध्य धारा क्या रहती है? नियत रहती है। जिन दो बिंदुओं के मध्य धारा क्या रहती है? नियत बनी रहती है। उन दोनों बिंदुओं के मध्य की जो रेखा होगी उसको हम क्या कहेंगे? शाखा कहते हैं। जैसे ये है हमारे पास, यहाँ पर शाखा I1 है, तो यहाँ पर धारा का मान क्या है? नियत है। ठीक है ना, तो यह आपका शाखा हो गई। ऐसे ही अलग अलग प्रतिरोधकों या जितने भी जो परिपथ में हम उत्पन्न लेते हैं, उनको सबको सम्मिलित करने के बाद एक बंद परिपथ बन जाता है। तो इस बंद परिपथ को हम पाश या लूप कहते हैं। इस बंद परिपथ को हम क्या कहेंगे? पाश या लूप कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक हमारे पास है। पहला टॉपिक है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ या किरचॉफ का नियम। तो देखो, किरचॉफ या किरचॉफ का नियम क्या है? विभिन्न जो विद्युत परिपथ होते हैं, जटिल विद्युत परिपथ, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको हल करने के लिए किरचॉफ या किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। उन्हीं को हम किरचॉफ के नियम कहते हैं। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वह आपका संधि बिंदु नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम वो क्या है? आपका संधि बिंदु नियम। इसको समझिएगा। जैसे हमारे पास कोई संधि बिंदु है, इसके ऊपर अलग धाराएं आज करके ऐसे मिल रही है, कोई इधर से कोई इधर से। इसको हम मान लेते हैं I1, इसको मान लिया I2, इसको मान लिया I3, इसको मान लिया I4, ये I5, I6 और I7। अलग धाराएं हैं जो किसी बिंदु पर मिल रही है, इसको हम क्या कहेंगे? संधि बिंदु। ठीक है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, संधि बिंदु नियम है, ये क्या कहता है? किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। समीकरण I बराबर क्या होता है? 0 होता है। किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। ये आपका प्रथम नियम है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसको समझना है बाद में। दूसरा, इसको हम दूसरी तरीके से बता सकते हैं। संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं, संधि बिंदु की ओर या संधि बिंदु में मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि बिंदु से निकलने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो देखो, संधि बिंदु में मिलने वाली धारा कौन कौन सी है? आप देखो, परिपथ में I1 मिल रही है, I2 मिल रही है, इनको सबको जोड़ते जाओ। I3 मिल रही है, इसको भी जोड़ दो। I4 मिल रही है क्या? नहीं मिल रही, बाहर निकल रही है। तो मिलने वाली धारा कौन कौन सी है? सिर्फ 3 धाराएं हैं। तो I1 है, I2 और I3, ये मिल रही है। और बाकी जो धाराएं हैं वो उससे बाहर जा रही हैं, तो बाहर जा रही है, इनका भी योग कर दो। कौन कौन सी है? I4, I5, I6 और I7। तो ये धाराएं बाहर जा रही हैं, ये मिल रही हैं। तो मिलने वाली धाराएं और निकलने वाली धाराएं का बीजगणितीय योग क्या होता है? समान होता है। ये आपका संधि बिंदु नियम है। इसको और व्यवस्थित करेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, इधर आ जाएगा माइनस का I4, माइनस का I5, माइनस का I6 और माइनस का I7, बराबर क्या हो गया? 0। तो आप देखो, यहां से एक और परिभाषा निकल के आ गई कि संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक और संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराओं को हम ऋणात्मक लेते हैं, और इनका सभी का समीशन I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो गया। प्रूफ। ये आपका प्रथम नियम। ठीक है, अब इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, तो कैसे बनते हैं थोड़ा समझना है इसको। यही सिद्धांत काम में लेकर के हम संधि बिंदु का नियम का काम में लेकर के इसको हम सोल्व करके न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ, आप भी देखिएगा, उसको बताइएगा कि कैसे सोल्व करेंगे। ये नियम काम में लेते हुए देखो, आपको ऐसे कोई मान ली दे दिया, ये मान लेते हैं ये दे दिया 5 एम्पियर, ये दे दिया 2 एम्पियर, ठीक है, और ये दे दिया 3 एम्पियर, ये दे दिया 3 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है
ये ले लेते हैं, आई की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन क्या आपका, आई की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहला मैंने कहा कि संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो संधि बिंदु की ओर कौन कौन सी आ रही है, 5 प्लस और कौन सी आ रही है, संधि बिंदु की ओर ये आ रही है 3, और कौन सी आ रही है, नहीं आ रही। अब बाहर निकल रही है, बाहर कौन सी निकल रही है, 3, और कौन सी निकल रही है 2, और कौन सी निकल रही है आई। सबका योग कर देंगे, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आप इसको सोल्व करोगे, आई की वैल्यू निकाल दो। आई की वैल्यू निकालोगे तो कैसे करेंगे, तो इससे कट गया आपका, इधर जाकर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 बराबर आई हो गया। तो 3, ये इसका सोल्यूशन हो गया, 3 एम्पियर। क्या हो गया, 3 एम्पियर। बात समझ में आई क्या। तो यही नियम लगा के हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यह आपका प्रथम नियम। अब देखिएगा संधि बिंदु नियम हो गया प्रथम। आप किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है वो देखिएगा। संधि बिंदु किरचॉफ का द्वितीय नियम, या इसको लूप नियम भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, लूप नियम। ये ध्यान रखिएगा, आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित नियम। ठीक है, आवेश संरक्षित रहता है इसके अंदर। लूप नियम क्या होता है, इसको देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। ये पहली बात तो लूप नियम है या किरचॉफ का द्वितीय नियम है। लूप नियम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये केवल लूप पर कार्य करता है, किसी शाखा पर कार्य नहीं करेगा। समझ में, ये केवल लूप पर या किसी पार्श्व पर काम करता है, इसलिए इसको हम लूप नियम भी कहते हैं। अब देखिए किसी लूप के अंदर, इस नियम के अनुसार किसी लूप में संयोजित प्रतिरोधकों और सेलों, किसी लूप में संयोजित प्रतिरोधकों एवं सेलों के विद्युत वाहक या वोल्टाओं का बीजगणितीय योग, वोल्टाओं का बीजगणितीय योग हमेशा क्या रहता है, शून्य होता है। मतलब समीशन v इक्वल टू क्या होता है, 0। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी लूप में स्थित प्रतिरोधकों और सेलों के वोल्टाओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ये आपका द्वितीय नियम हो गया। या इसको दूसरे तरीके से हम बता सकते हैं, किसी परिपथ में या किसी लूप में स्थित प्रतिरोधकों, किसी लूप में स्थित प्रतिरोधकों के सिरों पर वोल्टाओं का बीजगणितीय योग, वोल्टाओं का बीजगणितीय योग उसी लूप में स्थित सेलों के, उसी लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, कैसे देखिएगा, जैसे हमारे पास एक परिपथ समझिएगा, जैसे हमारे पास एक भी परिपथ है, ये गया, ये हमने एक परिपथ ले ली। ठीक है, तो इसमें से इसको हमने मान लिया R1, R2, R3, R4, R5 और R6, ये विद्युत वाहक बल है। तो इसके अनुसार क्या होगा, मैंने कहा कि जितने भी प्रतिरोधक हमने काम लिया है उसके सिरे पर कोई भी जो लूप होता है, किसी भी लूप में कोई भी आप लूप ले लो, उसको नाम दो A B C D E। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और सेल जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए ये इसको थोड़ा अलग कर दें, इससे थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। ये थोड़ा अलग कर दिया मैंने, वो बाद में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये E1 है, ये आपका E2। क्या नियम है, क्या बताया मैंने आपको कि किसी परिपथ में, किसी लूप में स्थित प्रतिरोधकों, जितने प्रतिरोधक है, ठीक है, तो प्रतिरोधक मान लीजिए तो ये है, ये है, ये है, इनके सिरों पर जो वोल्टा V बराबर क्या होता है हमारे पास IR, तो R आ गया और धारा क्या है I, तो इसका समीशन IR, सभी का बीजगणितीय योग का मान, वोल्टाओं का बीजगणितीय योग का मान, जितने भी जो सेल हमने लिए हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये आपका तृतीय नियम है। कैसे समझिएगा, किसी लूप में स्थित प्रतिरोधकों के सिरों पर वोल्टाओं का बीजगणितीय योग, वोल्टाओं का बीजगणितीय योग उसी परिपथ में या उसी लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। इसमें कुछ बातें जो ध्यान रखने वाली है,
जब हम इसको सोल्व करेंगे तो याद रखिएगा, अगर धारा की दिशा, अगर हम चल रहे हैं धारा की दिशा में चल रहे हैं, तब तो हमारे पास वोल्टता क्या आएगी, धनात्मक। बात समझ आई? अगर हम चल रहे हैं, जिस दिशा में चल रहे हैं, धारा भी हमारे साथ साथ चल रही है, उसी दिशा में हमारा धारा विरोध नहीं करी है हमारे गंतव्य का, तो वोल्टता जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, धनात्मक। लेकिन अगर धारा के विपरीत हम चल रहे हैं, ठीक है ना, अगर हमारा जो लूप है धारा के विपरीत हम चल रहे हैं, तो वहां पर वोल्टता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल में आपको दे रखा है, उसको हम समझते हैं, फिर आपको ये समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं ये इस तरीके से हम ले लेते हैं, जैसे धारा आई, यहाँ पर धारा मान लेते हैं I1 हो गई, यहाँ पर क्या हो गई आपकी I2 हो गई, ऐसे मान लीजिए चल रही है धारा, ठीक है। ये हमने धारा को स्थिति बता दी। इधर से मान लीजिए कौन सी आई है, I1, इधर आकर वापस I हो गई, ठीक है। ये हमने थोड़ा समझ लिया इसको। अब थोड़ा इसको समझना है कि मैंने क्या कहा, जितने भी जो प्रतिरोधक हैं, प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय जो योग होता है वो सेलों के बाकुलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसके लिए, लूप के लिए। मैं आपको एक लूप बना के बता रहा हूँ, जिसमें मैंने एक लूप नाम लिया, जैसे यहाँ से लेता हूँ मैं सी बी, ठीक है, यहाँ पर ए, फिर ए से चले एफ के ऊपर, और एफ से चलते हैं हम ई के ऊपर, ई से चल रहे हैं हम डी के ऊपर, और डी से हम चल रहे हैं वापस सी के ऊपर। तो एक लूप बन गया ना ये पूरा, यहाँ से चले घूमते हुए यहाँ से यहाँ तक होते हुए यहाँ वापस आ गए। इस लूप पर ये द्वितीय नियम हम लगाते हैं, तो लगाएंगे। तो मैंने क्या कहा था कि लूप पर आपको चलना है, और इस रास्ते में चलते समय अगर आप धारा का विरोध कर रहे हैं तब तो ऋणात्मक वोल्टता, और धारा का विरोध नहीं करें, धारा की दिशा में चलें तो धनात्मक वोल्टता होगी। अब इसको समझिएगा, कैसे समझेंगे, पहले चलेंगे हम सी से बी तक। सी से बी तक कोई प्रतिरोध है, नहीं है, छोड़ दो। फिर बी से ए तक प्रतिरोध है, क्या है, R1, लिख देते हैं। इसके सिरों पर वोल्टता का मान हम निकालेंगे, तो वोल्टता क्या होती है हमारे पास, V बराबर होता है IR। तो वोल्टता क्या होगी, यहाँ पे धारा I1 है, वोल्टता यहाँ प्रतिरोध क्या है, R1, तो I1 R1 हो गया। वोल्टता का मान यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। धनात्मक आएगा, ऋणात्मक, तो देखिएगा हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, क्या, धारा दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव। फिर ए से एफ तक चलेंगे, ए से एफ तक क्या है हमारे पास, प्रतिरोध तो है R2, धारा क्या है हमारे पास, धारा है वही, ये धारा I1 चल रही है, I1 R2, ये भी प्लस का क्योंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं। फिर F से E तक चले, F से E तक चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कोई प्रतिरोध नहीं है, ठीक है, छोड़ दो। E से D तक चलते हैं, तो यहाँ प्रतिरोध है, तो वोल्टता क्या होगी हमारे पास, धारा तो है I, प्रतिरोध क्या है R6, ये भी धनात्मक रहेगा क्योंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं। फिर आपका यहाँ से यहाँ तक ये भी धारा I रहेगी, I जा रही है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा प्लस IR5 बराबर। अब सेल देखते हैं कौन कौन से सेल हैं। तो मैंने क्या कहा कि धारा की दिशा में चलेंगे तो वोल्टता क्या होगी, धनात्मक, और धारा के विपरीत चलेंगे तो वोल्टता क्या होगी, ऋणात्मक। फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेलों का बताना है। तो सेलों को देखो, सेलों में ध्यान रखना है, अगर आप सेल में पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो, इससे मतलब नहीं है आप चल रहे हो उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो तब तो धनात्मक, और पॉजिटिव के अंदर जा रहे हो तो ऋणात्मक, इतनी सी बात है। आप लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चल रहे हैं तो धनात्मक, और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलेंगे, उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। अभी देखो हम चल रहे थे, ये रूट था हमारा, तो इसमें हम कहाँ चल रहे थे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चल रहे थे ना, मतलब पॉजिटिव से बाहर निकल रहे थे, धनात्मक से बाहर निकल रहे थे, तो बाहर निकलेंगे तो ये क्या आएगा आपका, धनात्मक। फिर यहाँ पर आए तो F से E की ओर चल रहे थे हम, तो इसमें भी क्या करें, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो ये भी क्या होगा आपका, धनात्मक हो जाएगा। तो ये किरचॉफ का द्वितीय नियम कैसे काम लेना, इसको आप समझ लिया। इसी को हम दूसरे तरीके से और समझते हैं। तो दो बातें निकल के आई, एक तो अगर धारा की दिशा में हम चल रहे हैं तब तो वोल्टता क्या होगी, धनात्मक, तो देखो वोल्टता धनात्मक, धारा की दिशा में चल रहे हैं। अगर धारा के विपरीत चलेंगे तो वोल्टता क्या होगी, ऋणात्मक, ठीक है। यहाँ विपरीत नहीं चले तो सभी जगह धनात्मक ले लेना। फिर बताया सेल में, अगर परिपथ में सेल आ रहा है किसी में, तो वो जो सेल जितने भी काम ले रहे हैं, अगर हम सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है, तो धनात्मक, और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक। इसको दूसरे तरीके से समझिएगा। जैसे मैं ले रहा हूं, ये एक लूप ले रहा हूं, इसको लूप को थोड़ा समझिएगा। मैं चल रहा हूं B से E,
डी से ई आया और ई से एफ, ठीक है, और एफ से ए और ए से बी चले गए। अब इसमें किरचॉफ का नियम लगाना है, द्वितीय नियम। तो देखो डी से ई तक चले, प्रतिरोध क्या है R4, धारा क्या है I2 R4, वोल्टता गई धनात्मक और ऋणात्मक होगी, तो बी से ई धारा की दिशा में चल रहे हैं तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। ई से एफ हमारे पास कोई प्रतिरोध है क्या, नहीं है, छोड़ो। एफ से ए प्रतिरोध है लिख दो R2। धारा क्या है इसमें, मैंने बताया धारा जैसे आई थी I1, तो I1 लिख दिया। अब बताओ यहाँ पर ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा, तो देखो F से A की ओर जा रहे हैं, F से A की ओर, तो धारा के विपरीत चल रहे हैं ना, तो धारा विपरीत चलेंगे तो वोल्टता क्या होगी, ऋणात्मक होगी, विपरीत चल रहे हैं ना। ऐसे A से B, इसमें भी विपरीत चल रहे हैं तो माइनस। धारा क्या है I1, प्रतिरोध क्या है R1, तो वोल्टता क्या हो गई I1 R1 बराबर हो गया। यहाँ बी पर वापस आ गए ना, तो वोल्टता तो हो गई। अब हम लेंगे सेल। अब देखो सेल ऐसे चल रहे हैं, सेल एक ही है काम में। अब हम क्या करें, ई से एफ की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव के अंदर जा रहे हैं ना, तो पॉजिटिव के अंदर जा रहे हैं तो ये क्या होगा आपका माइनस का E2 होगा। और कोई सेल नहीं है इस लूप में, तो ये अपना लूप कंप्लीट हो गया। ऐसे एक लूप और देखो लास्ट, फिर आपको आगे करेंगे, इसके आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो डी से सी, डी सी बी ई डी, ये लूप है आपका, ऐसे ये लूप ले लिया। इस लूप पे निकालेंगे, सोल्व करेंगे। तो डी से सी तक जाए, प्रतिरोध का मान क्या है R5, धारा क्या है इसमें, तो धारा देखो यहाँ पर धारा क्या थी I चल रही थी ना, I धारा है, I धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस, कोई दिक्कत नहीं। फिर C से B तक कोई प्रतिरोध नहीं, छोड़ दो। B से E तक आए तो प्रतिरोध क्या है R4, धारा क्या है I2, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस। ऐसे ही E से D तक चलेंगे, तो E से D तक चल रहे हैं तो धारा क्या है हमारे पास I, प्रतिरोध क्या है R6, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो धारा की दिशा में चल रहे हैं तो पॉजिटिव बराबर। अब सेल देखो ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा, तो आप देख सकते हो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो सेल क्या हो गया हमारे पास धनात्मक हो गया, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो सेल क्या हो गया। तो ये आपको परिपथ कैसे सोल्व करना है, किरचॉफ का द्वितीय नियम हमारे पास हो, ठीक है। अब देखिएगा एक न्यूमेरिकल है, थोड़ा समझ लीजिएगा, फिर इसको हम टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो ये आपके दोनों नियम हो गए, इसको समझना, इसके जो न्यूमेरिकल आप सोल्व करके देखना। और एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको अभी यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, जो आपको एग्जाम्पल नंबर 6.1 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 6.1 क्या है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, थोड़ा समझिएगा। इस तरीके से दे रखा है आपको, ये ठीक है, ये आपकी हो गई 1.5 एम्पियर, ये आपका है 3 एम्पियर, ये है x, इसको A बिंदु दे दिया, इसको B बिंदु दे दिया, इसको C, ठीक है। ये दे दिया आपको 1 एम्पियर, फिर यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया है, ये दे दिया आपको 0.25 एम्पियर, फिर यहाँ पर दे दिया आपको I। क्वेश्चन पूछा है I का मान बताइए, हो जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम हम काम लेते हैं। मैंने कहा था किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का विभेदक योग क्या होता है, शून्य होता है, या संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, विभेदक योग के बराबर होता है। तो ए बिंदु पर, ए संधि बिंदु है, यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाओ, तो अंदर की ओर आने वाली धारा तो 3 है और बाहर जाने वाली धारा क्या है, एक तो x है और एक 1.5 है, दोनों का योग क्या हो जाएगा हमारे पास बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालोगे तो x बराबर क्या होगा, इसको लेके जाओगे तो 3 - 1.5, इसको लिख देंगे 1.5 एम्पियर, मतलब x का मान यहाँ पर कितना हो गया 1.5। फिर यहाँ पर 1.5 है और यहाँ पर अब बिंदु B पर लगाओ, यहाँ पर लगाएंगे, ये x है, इसको हम y मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर y मान लिया, तो इसको सोल्व करेंगे। तो देखो B बिंदु पर यहाँ पर देखो अंदर की ओर कौन सी जा रही है, तो 1.5 जा रही है, x जा रही है ना 1.5, और
बाहर कौन सी निकल रही है, एक तो 1 निकल रही है और दूसरी क्या निकल रही है, y निकल रही है। संधि बिंदु की ओर आने वाली और संधि बिंदु की से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। कर दिया। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, इसको उधर लेकर आओगे तो 1.5 माइनस 1 बराबर 0.5 एम्पियर। मतलब y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0.5। अब यहाँ पर ले लो सी बिंदु पर, ठीक है। तो अंदर की ओर कौन सी जा रही है, 0.5, ठीक है। और बाहर कौन सी निकल रही है, बराबर 0.25 प्लस आई अपने चाहिए, तो आई बराबर क्या हो गया, 0.5 माइनस 0.25 बराबर कितना हो गया, 0.25। ये आपका आई की वैल्यू आ गई। आगे ना, ये आपका प्रथम नियम के अकॉर्डिंग हमने न्यूमेरिकल सॉल्व बताया। ये है एग्जांपल नंबर आपका 6.1। पूछा है आई की वैल्यू पूछिए। ये आपका हो गया किरचॉफ के दोनों नियम। ध्यान से करना है, समझना है, फिर इसके जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको लूप शाखाएं बना करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये